बिलिंग फॉर कंपनीज रजिस्ट्रेशन, और उसमें कंपनीज एक्ट 2017 भी है, उसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 भी आ जाता है। ठीक है, और हमने कहा था कि कंपनी का वर्ड लिखने की वजह से हम कंपनी को डिक्लेयर कंपनी नहीं करते, उसके साथ वर्ड नॉर्मली आया करता है लिमिटेड का। उसके साथ नॉर्मली वर्ड आता है लिमिटेड का। तो लिमिटेड का वर्ड आगे हम देखेंगे आगे चलकर कि लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, अनलिमिटेड, इस तरह के डिफरेंट किस्म के वर्ड्स हैं। लेकिन जनरली पाकिस्तान में जहां पे वर्ड आ जाएगा लिमिटेड का, तो वहां पे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये हकीकत में क्या है, कंपनी है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जैसे स्कैन्स स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, ये स्कैन्स स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी प्राइवेट लिमिटेड है। अब प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड का वर्ड हमें क्या बता रहा है, कंपनी। अब उस कंपनी में लिमिटेड का वर्ड का मतलब क्या है, ये हमारा टॉपिक लास्ट क्लास का था, और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फिर थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बेटा, लिमिटेड का मतलब ये है कि लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस, लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस इज लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ कंपनी। लायबिलिटी to compensate loss is limited to amount invested। कि लॉस को कंपनसेट करने की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है, जितना पैसा लगाया। अब हमें यह बताया जाएगा कि जनाब कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो होपफुली सबको पता होगा कि ये सेपरेट लीगल पर्सन है, कि जिसको कानून एक शख्सियत मानता है, जिसको कानून मानता है कि जैसे इंसान एक शख्सियत रखता है उसी तरह से कंपनी एक शख्सियत रखती है। कंपनी के लिए अपने ही उसके प्रॉपर्टी है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकता है, इसके नाम पे केस किया जा सकता है इसके खिलाफ, और ये अपने नाम पे केस कर सकता है किसी दूसरे के खिलाफ। ठीक है, तो ये कंपनी के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने, फीचर्स हम लोगों ने देखे थे। तो कंपनी एक अलग से पर्सन है, तो और इस कंपनी क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता, इसके डिसीजंस लेने के लिए नेचुरल पर्संस यानी कि इंसान रिक्वायर्ड होते हैं। जो इस कंपनी को रन करते हैं उनको हम लोग कहते हैं डायरेक्टर, और जो इस कंपनी को ऑन करते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर या मेंबर्स। ठीक है, और मेंबर्स का भी हमने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन लिया था, लेकिन एक्चुअल जो ब्रॉडर जो टर्म है मेंबर की, इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। मेंबर वैसे जनरली हमने कह दिया था कि जनाब वो वाले लोग होते हैं कि जिनके पास एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स होती है और वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। ठीक है, आम भाषा में जिनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर्ड के अंदर लिखा होता है। कंपनी का एक रजिस्टर्ड मेंटेन होता है जहां पे लिखा होता है कि इस कंपनी के मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी का लिखा होता है जनाब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन। याद कीजिए लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने ये दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बताता है व्हाट द कंपनी इज, जिसमें कंपनी का नाम आ जाता है, जिसमें कंपनी का पर्पज आ जाता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने कहा था ये दूसरा डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो हमें बताता है हाउ द कंपनी डज द कंपनी प्रोसीड, कि कंपनी किस तरह से चलती है। मिसाल के तौर पर कितने एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयज का टाइम इन टाइम आउट उनका क्या होगा, कौन कौन सा बंदा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये कंपनी की पॉलिसीज कहां पे लिखी होंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी का जो उसकी नेचर है, पर्पस, कंपनी इटसेल्फ, वो कहां पे लिखा होगा, कौन से डॉक्यूमेंट में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वहीं पे मेमोरेंडम के अंदर लिखा होता है कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। कंपनी का रजिस्टर एक होता है जिसमें लिखा होता है जी फलां बंदा, मिस्टर ए बी सी डी, ये कंपनी के मेंबर्स हैं। ठीक है, और मेंबर का मतलब क्या होगा कि जनाब जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि मैंने शेयर्स परचेज किए थे 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके के इलेक्ट्रिक के। याद है कि नहीं याद? आपको नहीं याद होगा सर, आप उस टाइम बहुत छोटे थे। तो हमने शेयर्स परचेज किए थे मैंने, और मैंने कहा था कि मेरी हसरत ही है कि मैं के इलेक्ट्रिक के बोर्ड मीटिंग में या मेंबर्स की मीटिंग में जाऊं और वहां पे जाकर मैं डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनूं। लेकिन शेयर होल्डर मैं हूं,
इन्वेस्टमेंट मैंने की है, शेयर मेरे पास है, शेयर होल्डर में हूं, क्या मैं मेंबर भी हूं? तो नहीं, मैं मेंबर नहीं हूं, क्योंकि वहां के रजिस्टर में मेंबरशिप के लिए एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ, क्राइटेरिया मैं मीट नहीं करूंगा तो मैं मेंबर डिक्लेयर नहीं किया जाऊंगा। ठीक है, इसको आगे चलकर इंशाल्लाह जब हम लोग गारंटी लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे भी इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि मेंबर की डेफिनेशन कितनी ब्रॉडर है। ओके, तो फिलहाल हम बातें पुरानी कर रहे हैं जो पिछली क्लासेस में जो शायद आप भूल चुके होंगे या कुछ नए लोग आए हैं, उनको समझाने के लिए हम थोड़ी सी जरा बैक से चीजें स्टार्ट करें। एनीवेज, हमने कहा जनाब 3 किस्म के लोग कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। कंपनी इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि लीगल पर्सन है, उसके बाद उसको चलाने वाले डायरेक्टर्स और उसको ऑन करने वाले उसके ऑनर्स, ये 3 किस्म के लोग। इन तीनों की हमने लायबिलिटी देखनी है कि ये जो लायबिलिटी लिमिटेड का हमने वर्ड यूज किया है ये किस हद तक के कौन से बंदे तक ये महदूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कंपनी। कंपनी की लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी किस चीज की? लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस। कंपनी के पास अगर पैसा है 100 रुपए और कंपनी को लॉस हो गया 150 रुपए का, तो कंपनी का सारा पैसा जाएगा, 50 रुपए का लॉस फिर भी रह जाएगा। इस लॉस को कंपनी के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, कंपनी के प्रॉपर्टीज को बेचकर इस लॉस को कंपनसेट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की जो लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस है वो लिमिटेड नहीं है। इट्स नॉट लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। इसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, कि जो कुछ भी कंपनी के पास है वो बेच बाच के क्या करेगी? अपने लॉस को पूरा करेगी। क्लियर? सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाते हैं आपके डायरेक्टर्स, कंपनी को चलाने वाले। हु आर डायरेक्टर्स? कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज। जैसे आम एम्प्लॉइज होते हैं वैसे ही ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉइज होते हैं। वो जिस बड़े ओहदे पे मर्जी पहुंच जाएं लेकिन वो रहेंगे क्या? कंपनी के एम्प्लॉइज। ठीक है, तो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कंपनी का ओनर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में बैठा हुआ है तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा। जैसे मैं अगर कैंपस हेड हूं तो जब मैं इस क्लास में आके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इस कैपेसिटी में मैं टीचर हूं, लेकिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठ जाऊंगा जाके वहां पे जो डिसीजन मेकिंग करूंगा तो बीइंग कैंपस हेड डिसीजन मेकिंग करूंगा। इसी तरह से कंपनी का जब मेंबर्स की मीटिंग होगी और वहां पे वो ओनर बैठा होगा तो वो मेंबर कहलाया जाएगा और वो बंदा कौन होगा? कंपनी का ओनर माना जाएगा। लेकिन जब मैं डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो बंदा बैठ के बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग कर रहा होगा बीइंग डायरेक्टर, तो हम उसको क्या मानेंगे? ये कंपनी का क्या है? ये कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है, तो डायरेक्टर्स हकीकत में क्या होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। और अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाए तो क्या कंपनी के एम्प्लॉयज जिम्मेदार होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज से पैसा लिया जाता है। ये कहा जाता है कि जनाब हम आपको सैलरीज देते रहे हैं, जब प्रॉफिट आता था लॉस आया तो तुम सैलरीज का कुछ हिस्सा हमें नहीं दे सकते, ऐसे कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता। तो कंपनीज के डायरेक्टर की जो लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस है वो क्या होगी? जीरो, नॉट लिमिटेड, जीरो। यानी कि डायरेक्टर्स आर नो लायबल टू कंपनसेट लॉस। डायरेक्टर्स कौन है? एम्प्लॉय है। डायरेक्टर्स कौन है जी? एम्प्लॉय है। वो तो अपनी सैलरी लेते हैं। अगर कंपनी को लॉस होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनकी सैलरी नहीं रख सकते, सैलरी देनी पड़ेगी फिर भी। समझ रहे बात को? तो कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है? एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉइज जो होते हैं वो बिजनेस के लॉस के लिए, बिजनेस के लॉस को कंपनसेट करने के लिए लायबल नहीं होते। तो कंपनी की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या है? नो लायबिलिटी। अब आ जाती है बारी मेंबर्स की। हु आर द मेंबर्स? ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी। अब हमने कहा कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है और इसके ओनर जो है वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर अलग बंदा है, कंपनी अलग है। हमने कहा था कि ओनर अपनी इनकम के ऊपर टैक्स अलग से पे करेगा और कंपनी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स अलग से पे करेगी। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब इसमें क्या है जनाब कि हम कहते हैं कि ओनर ने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, कंपनी को लॉस हो गया कितने का जनाब? 100 रुपए का, सॉरी 150 रुपए का, 150 रुपए का। कंपनी के पास सारा कुछ मिलाकर था 100 रुपए, 50 रुपए का लॉस बच गया। क्या हम
इनके मालिकान को जाके कहेंगे कि भाई पैसे दो, तुम कंपनी के मालिक थे। मालिक क्या कहेगा कि भाई साहब कंपनी को कानून ने अलग से हैसियत दी है, कंपनी अपने लॉस खुद से कंपनसेट करेगी, कंपनी अपने फायदे खुद से एंजॉय करेगी, कंपनी अपने नाम पे उसने प्रॉपर्टी बनाई है, उसकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा पूरा करो। अगर फिर भी लॉस कंपनसेट नहीं हो रहा तो भाई साहब किसी का लॉस मैं बियर नहीं कर सकता। आई एम नॉट लायबल टू कंपनसेट लॉस। तो कंपनी को चलाने के लिए, बनाने के लिए इन मेंबर्स ने पैसा दिया होगा, और इन तमाम मेंबर्स का पैसा मिलाकर कितने पैसे बने थे? 100 रुपए बने थे, 100 रुपए बने थे। ठीक है, इसके अलावा कंपनी को लॉस हो गया 150 रुपए का, तो कंपनी यही पैसे जो मेंबर्स ने दिए हुए थे यही पैसे कंपनसेट करेगी, और बाकी जो 50 रुपए वो गए। हम कहेंगे भाई साहब भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी खत्म हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है, पैसा नहीं है, मेंबर्स को कुछ कह नहीं सकते। तो मेंबर्स को कितना नुकसान होगा? सिर्फ उतनी अमाउंट तक का नुकसान होगा जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस इज लिमिटेड टू अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर मेंबर्स ओनली। गॉट इट? मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ओके, तो 3 किस्म की यहां पे हमने डिस्कशन की। नंबर 1 पे लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, नंबर 2 पे लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, और नंबर 3 पे लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं प्रीवियस हिस्ट्री की तरफ लेके जा रहा हूं, जब आपके पास कंपनीज एक्ट से पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस हुआ करता था। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आपको एक चीज की इजाजत देता था। क्या कहता था? कि कोई भी कंपनी जो है, कंपनी अगर किसी बंदे ने बनानी है, कंपनी बन जाए, बनने के बाद लेट सपोज कंपनी आपने बनाई 10 लाख रुपए की। आपने कहा जी 10 लाख रुपए की कंपनी है, मतलब इसका कैपिटल कितना है, कितने से मैंने कंपनी शुरू की? 10 लाख रुपए से। इसका एक शेयर 10 रुपए का, पाकिस्तान में जो स्टार्टिंग प्राइस है शेयर की वो 10 रुपए है। 10 लाख रुपए कंपनी का पैसा है, आपने कंपनी शुरू की 10 लाख रुपए से, इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। एक शेयर 10 रुपए का, तो कंपनी के शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख शेयर्स, 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इस वजह से किया है। 10 लाख रुपए कंपनी का पैसा है, कैपिटल है। किसने कहा था 1 करोड़? बेटा तूने कहा था, तेरी आवाज है 1 करोड़, मैं तेरी आवाज बड़े अच्छे तरीके से पहचानता हूं। 10 रुपए का एक शेयर, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हो गए? 1 लाख शेयर। ठीक है, 1 लाख शेयर्स। अब शेयर का ये इंशाल्लाह ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चलकर, थोड़ा सा अभी बता देता हूं। शेयर हकीकत में एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि राइट टू ऑनरशिप है, कि जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा हम कहेंगे जनाब ये बंदा ऑनर है। अब वो डॉक्यूमेंट, वो उसके ऊपर 1 लिखा है या 1000 लिखा है, वो जितना लिखा होगा उतने नंबर्स का वो और उतने परसेंटेज का वो क्या होगा? वो ऑनर होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर 1 लाख शेयर्स हैं। अब जिस बंदे को कंपनी की 50% ऑनरशिप चाहिए, उसको इसके 50,000 शेयर्स क्या करने पड़ेंगे? परचेज करने पड़ेंगे। और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का, तो उसको कितने पैसे कंपनी में लगाने पड़ेंगे? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज 5 लाख। 5 लाख रुपए उसको कंपनी में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी रूल क्या है? अभी रूल कहता है जी जितने की कंपनी बनाओ वो सारे के सारे शेयर्स आपने परचेज करने हैं। जो कंपनी के ऑनर बनना चाहते हैं वो तमाम के तमाम लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे। 10 लाख रुपए की कंपनी शुरू कराई, 2 लोग थे, उनमें से उसने कहा जनाब हम 50% के ऑनर बनना चाहते हैं। कंपनी ने कहा ठीक है भाई 50 हजार रुपए के 50 हजार शेयर जो है वो आप परचेज कर लो, यानी कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। अदरवाइज अगर तुमने 10 लाख रुपए की कंपनी बनानी है और तुम कहो कि मैं शेयर जो है वो 1 लाख शेयर्स की बजाय मैं तकरीबन 80,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब कर लेता हूं, तो फिर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। ओके, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड नहीं होगी। लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में रूल क्या था? रूल ये था कि एक कंपनी है 1 लाख शेयर्स वाली, उसके जो ऑनर हैं
वो ये कहते हैं कि भाई हम ये 1 लाख शेयर परचेज कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये 50,000 शेयर में परचेज कर लेता हूं, लेकिन अभी मैं आपको 5 लाख रुपए नहीं देता। 50,000 शेयर की कितनी कीमत बनती है? 5 लाख। वो कहता अभी मैं 5 लाख आपको नहीं देता, मैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाख रुपए अभी दे देता हूं और 3 लाख रुपए आपको मैं बाद में दे दूंगा। बात को समझिएगा। अभी रूल क्या प्रिवेल कर रहा है? अभी ये प्रिवेल कर रहा है कि जिसने कंपनी के जितने शेयर्स खरीदने हैं वो सारे के सारे पैसे देगा। जिसने कंपनी के 50,000 शेयर परचेज करने हैं वो 5 लाख रुपए कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट में जमा करवाएगा, उसको 50,000 शेयर एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो 3 लाख रुपए जमा करवाता है तो उसको 30,000 शेयर मिल जाएंगे। अगर वो 2 लाख रुपए जमा करवाता है उसको 20,000 शेयर्स मिल जाएंगे। मतलब जितने पेमेंट करेगा उसको उतने शेयर्स मिलेंगे। ये अभी का रूल है। पहले रूल क्या था? पहले रूल ये था कि जनाब हम रिलैक्सेशन दे रहे थे कि भाई तुमने 5 लाख रुपए के शेयर का वादा किया है कि तुम परचेज करोगे। वो कहता है ठीक है जी, मैं 5 लाख रुपए के शेयर परचेज करता हूं, 2 लाख रुपए मैं अभी पे कर देता हूं, ठीक है, और 3 लाख रुपए मैं बाद में पे कर दूंगा। इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल पेमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल पेमेंट। और जब 5 लाख रुपए आपसे इकट्ठा ले लिया जाए, सारे का सारा 50,000 शेयर्स के लिए 5 लाख आपसे ले लिया जाए, इसको हम लोग कहेंगे फुल्ली पेड। इसको कहेंगे पार्शियल पेड, जिसमें कुछ पैसे अभी दे दिए जाए और कुछ पैसे बाद में दे दिए जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पार्शियल पेड। और जिसमें सारे के सारे पैसे आपको देने पड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं? फुल्ली पेड। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में पार्शियल पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट था। कंपनीज एक्ट 2017 ने आके इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया और अब कहा कि आइंदा के बाद पार्शियल पेमेंट कुछ नहीं है, सारे के सारे क्या है? फुल पेमेंट है। शेयर्स विल बी फुल्ली पेड। ठीक है, पार्शियल पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जो कंपनीज 2017 से पहले रजिस्टर्ड थी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत, वो कंपनीज भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना पाकिस्तान में। कितनी कितनी पुरानी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं पाकिस्तान में। उनमें जब वो कंपनीज बनी होंगी तो उनमें पार्शियल पेमेंट तो हुई होगी। अगर रिलैक्सेशन था तो पार्शियल पेमेंट हुई होगी। तो क्या उनको खत्म कर दिया? खत्म कर सकते थे। हमने कहा नहीं भाई, 2017 के बाद बनने वाली जो कंपनीज होंगी उनमें पार्शियल पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो उससे पहले कंपनीज है उनमें पार्शियल पेमेंट का कॉन्सेप्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप लायबिलिटी का तस्करा कर रहे हो, मेंबर्स की लायबिलिटी का, तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड अप टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी। लेकिन अगर पार्शियल पेमेंट वाला केस हो, ये वाला केस कि 5 लाख रुपए देने थे, 2 लाख रुपए दिए हुए पेड है और 3 लाख रुपए अनपेड है, ये पार्शियल पेमेंट है। कहता जी मेंबर है, हमने कहा जी बिल्कुल मेंबर है, ठीक है। फुली पेड है, हमने कहा नहीं फुली पेड नहीं। कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इसने? हमने कहा जी 2 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट किया हुआ। 2 लाख रुपए इसने क्या किया हुआ? इन्वेस्ट किया हुआ। 3 लाख रुपए मैंने कहा जी वो कहता बाद में दूंगा। कहता ठीक है। अब अगर कंपनी को लॉस होता है, अब अगर कंपनी को लॉस होता है तो मेंबर जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं वो, और जितने पैसे उसने कंपनी को देने हैं अनपेड अमाउंट, ये पैसे तो गए उसके लिमिटेड वाली डेफिनेशन में, लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड, और ये पैसे कंपनी के रिकवर करवाए जाएंगे उसके पर्सनल एसेट्स बेच के भी। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैंने एक कंपनी में पार्शियल पेमेंट की हुई थी, 5 लाख रुपए की जगह मैंने 2 लाख रुपए दिए थे और 3 लाख रुपए मैंने देने थे। कंपनी को लॉस हो गया, 2 लाख रुपए तो मेरे गए। अब कंपनी का जो लॉस है, अब मुझे बंदा आके कहता है कि जी कंपनी का लॉस है, 3 लाख रुपए तुमने कंपनी को देने थे वो दो। मैं कहता हूं भाई साहब मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो कहा था मेंबर की लायबिलिटी तो होती क्या है? लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, गए, 3 लाख रुपए मैं नहीं दे रहा। वो कहता है कि नहीं, तुमने रूल नीचे नहीं पढ़ा होगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। कौन सा रूल? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पार्शियली पेड शेयर्स। इसमें क्या है? उसने कहा कि जनाब इसके लिए जो तुम्हारे अनपेड अमाउंट है, अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो ठीक, अगर नहीं दोगे तो भाई साहब तुम्हारे इस अनपेड अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए मैं तुम्हारे पर्सनल एसेट्स भी बेच सकता हूं।
तो मैं अगर इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से समराइज करने की कोशिश करूं कि जो अनपेड अमाउंट है पार्शियल पेड शेयर के केस में, अनपेड अमाउंट के लिए मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो गलत तो नहीं होगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि पर्सनल एसेट्स भी बेच लिए जाएंगे लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तो अनपेड अमाउंट के लिए मेंबर्स की जो लायबिलिटी है, ये 3 लाख रुपए के लिए जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, ये क्या होनी चाहिए? अनलिमिटेड होनी चाहिए। ओके, तो एक दफा जरा हम इसको पढ़ देते हैं। कहता जी, दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी बट ओनली व्हेन द शेयर इशूड बाय अ कंपनी हैव नॉट येट बीन फुल्ली पेड अप। ये एक्सेप्शन है। हमने रूल क्या पढ़ा था कि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, दैट्स इट। लेकिन अगर ये पार्शियल पेमेंट है तो उसके लिए इस रूल की ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जनाब इस रूल क्या, ये जो रूल हमने पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड, लेकिन मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। कौन से केस में? अगर वो पार्शियल पेमेंट होगी। तो पार्शियल पेमेंट में जो अनपेड अमाउंट है उसके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक दफा जरा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल कहते हैं जी, सपोज दैट अ कंपनी हैज इशूड 1 मिलियन शेयर्स विद अ फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एंड 7.5 ऑफ द फेस वैल्यू हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। 2.5 रुपीज शेयर्स के उन्होंने पे नहीं किए। कहता है जनाब, इफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी खत्म हो जाती है, लॉस उसको हो जाता है, द होल्डर ऑफ द 1 मिलियन शेयर विल बी लायबल टू सब्सक्राइब द रिमेनिंग 2.5 पर शेयर एंड दिस मनी कैन बी यूज्ड टू पे द कंपनीज डेट। दिस अमाउंट मे बी कॉल्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इफ दे सो डिसाइडेड। कि कहता है जी, वो लाजमी नहीं है कि लिक्विडेशन के तौर पर ही जब कंपनी को लॉस हो तभी वो पैसे ले। डायरेक्टर्स अगर चाहें, क्योंकि ये तो अनपेड है ना, डायरेक्टर चाहें तो इनको पहले भी इंसिस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब जो कंपनी के पैसे हैं वो हमें दें। आपने कंपनी के 5 लाख रुपए 50% के ऑनर आप बने हुए हैं, पेमेंट आपने 20% की है, डिविडेंड आप 50% लेते हैं, जो 3 लाख रुपए 30% वाला शेयर जो कंपनी को आपने पे करना है अभी, वो तो पे करें ना पहले। डायरेक्टर्स लिक्विडेशन से पहले भी कर सकते हैं। क्वेश्चन, जो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो रही है वो भी तो पार्शियल हो रही है ना? पार्शियल मतलब मीन कि जो उसने 3 लाख रुपए देने वहां तक है ना, उससे ज्यादा अनलिमिटेड तो नहीं ना हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ 3 लाख रुपए। यही तो मैं कह रहा हूं, इस 3 लाख रुपए को लेने के लिए इस बंदे के एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, मेंबर्स की जो लायबिलिटी है इन केस ऑफ पार्शियल पेड अनपेड शेयर, वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। मतलब 3 लाख रुपए जो उसने देने हैं, इस 3 लाख रुपए के लिए उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। अगर उसके पास 3 लाख रुपए नहीं है तो उसके पर्सनल एसेट्स बेच के 3 लाख रुपए पूरे किए जाएंगे। क्लियर? नहीं समझ आई बात की? कंपनी के लॉस के लिए नहीं, कंपनी के लॉस की मैं बात नहीं कर रहा। देखो, कंपनी को लॉस आ गया, 50 रुपए का लॉस कंपनी को आ गया, ठीक है। अभी 30 रुपए इस बंदे ने देने थे। कंपनी क्या कहेगी? ये 30 रुपए दो, हमने 50 रुपए का लॉस कंपनसेट करना है। वो कहेगा मेरे पास 30 रुपए नहीं है। अब इन 30 रुपयों को हासिल करने के लिए उस बंदे के एसेट्स बेच दिए जाएंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड इन केस ऑफ पार्शियल अनपेड अमाउंट। गॉट इट? यहां तक बेटा के मसले मसाइल की प्रॉब्लम ऑल क्लियर? अच्छा, अब नीचे जनाब एक पॉइंट लिखा है, हाउ क्रेडिटर्स आर वॉर्न्ड। भाई साहब, क्रेडिटर्स जो हैं वो किस तरीके से वॉर्न किए जाते हैं? इसका लाइन का सिंपल सा मतलब यह है कि क्रेडिटर ने, हु इज क्रेडिटर? जिसने उधार देना होता है। जब कोई बंदा उधार दे रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि जनाब ये पेमेंट मुझे वापस कौन करेगा और कैसे करेगा। आईएमएफ ने हमें कर्जा दिया। आईएमएफ जब कर्जा देती है तो कर्जा देने से पहले वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में हैं या हुकूमत में रहे थे या उनके आने के चांसेस हैं, सबके साथ मीटिंग करती है, सबको मनाती है, पूछती है कि आज ये हुकूमत कर्जा ले लेगी, कल को यह हुकूमत बदल जाती है, आपकी हुकूमत आ जाती है, तो क्या आप ये कर्जा वापस करेंगे? अगर वो पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि नहीं मैं कर्जा वापस नहीं करूंगी, तो फिर आईएमएफ कर्जा नहीं देता। तो जी हमें क्या पता कि आज है कल नहीं है आप। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जी सर ठीक है, आप आज इनको पाकिस्तान को कर्जा दें, जो भी हुकूमत आएगी पाकिस्तान का कर्जा उतारेगी,
वो कहते हैं जी ठीक है। तो क्रेडिटर का मेन कंसर्न होता है कि जनाब उसको पैसे वापस कैसे मिलेंगे, कौन देगा पैसे वापस। तो इसी तरह से क्रेडिटर, और उनको ये उनका खौफ क्या होता है क्रेडिटर्स का, यही उनका डर है ना कि भाई अगर मेरे पैसे गए, हुकूमत बदली तो मेरे पैसे मर गए। इसीलिए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से वो बातचीत करता है IMF। तो क्रेडिटर का जो मेन कंसर्न है वो पैसे कैसे उसके रिकवर होंगे, लेकिन अगर उसको लगता है जनाब मेरे पैसे गए तो फिर वो थोड़ा सा जरा कॉन्शियस हो जाता है। अब कहता है जी कंपनीज को जब उधार चाहिए होता है तो वो क्रेडिटर्स के पास जाते हैं, तो क्रेडिटर्स को किस तरह से वॉर्न किया जाता है कि भाई साहब सोच समझ के पैसा देना, किस तरह से वॉर्न किया जाता है। तो कहता है जनाब आपको उनको वॉर्न किया जाता है दो अल्फाज की मदद से, एक है लिमिटेड और एक है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और एक है आपके पास प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, और एक है आपके पास अनलिमिटेड। लिमिटेड का वर्ड है और दूसरा अनलिमिटेड का वर्ड है। जहां पे लिमिटेड का वर्ड आ रहा होगा वहां पे क्रेडिटर्स के कान खड़े हो जाने चाहिए कि जनाब इसके ऑनर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर मैंने कर्जा दे दिया इसकी औकात से ज्यादा तो इसके ऑनर्स अपने हाथ खड़े कर लेंगे और मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं होगा अगर कंपनी के पास पैसे ना हुए। और जहां पे लिखा होता है अनलिमिटेड तो वहां पे क्रेडिटर थोड़ा सा जरा सुकून में होता है कि भाई अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो कंपनी के ऑनर्स से मैं पैसा ले लूंगा, कंपनी के ऑनर्स से उनके एसेट्स बेचकर मैं पैसे रिकवर करवा लूंगा। समझ आ गई बात की? ओके, तो हाउ क्रेडिटर्स आर वॉर्न्ड, तो कहता है जनाब ये क्रेडिटर को वॉर्न किया जाता है विद द वर्ड लिमिटेड और अनलिमिटेड। ओके, एक दफा जरा पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। The word limited in the name of company draws the fact of limited liability to the attention of anyone dealing with it. This is why private limited companies in Pakistan are required to include the word private limited in their name. It is also why public limited companies in Pakistan are required to include the words limited in their name. Okay? तो word limited जो है ये attention हासिल करता है कि जनाब ताकि क्रेडिटर्स को पता चले कि इनमें जो लायबिलिटी को कंपनसेट करने के जो लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस जो है वो क्या है, लिमिटेड है। क्लियर? समझ आ गई बात की? कोई क्वेश्चन? ओके जी, इसके बाद जनाब हम कहते हैं लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। देखिए जी, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को वाइंड अप करने के लिए एक कानून है जिसको कहते हैं हम लोग कंपनी लॉ। और पाकिस्तान में कंपनीज लॉ कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2017 में कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करनी है और कैसे वाइंड अप करनी है, 0 to 100 सारे के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो कंपनी को ऑपरेट करने के लिए आपके पास 2 लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? ये बताता है कि व्हाट द कंपनी इज, जिसमें कंपनी का नाम आ जाता है, जिसमें कंपनी का पर्पस आ जाता है, कंपनी का बिजनेस आ जाता है, कंपनी की प्लेस आ जाती है, कंपनी के ओनर्स आ जाते हैं, कंपनी के मेंबर्स आ जाते हैं, उनके एड्रेसेस, उनके ऑक्यूपेशंस वगैरह आ जाते हैं, कंपनी की सिग्नेटरी अथॉरिटी आ जाती है। ठीक है जी, ये जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसका मतलब क्या है, हाउ डज अ कंपनी प्रोसीड, जिसमें कंपनी के एम्प्लॉयज के टाइम इन टाइम आउट, कंपनीज के एम्प्लॉयज के जेडीज आ जाते हैं, कंपनीज के एम्प्लॉयज की सैलरीज आ जाती हैं। ठीक है, कंपनीज के एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिसमें सारे का सारा प्रोटोकॉल आ जाता है कि कंपनी को आपने किस तरह से लेके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कैन्स की एक पॉलिसी मैं आपको बताता हूं। स्कैन्स क्या है? स्कैन्स स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, जिसका काम एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसके ऑनर ये हैं और ये यहाँ पे मौजूद है। ये जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा वो डॉक्यूमेंट क्या होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब पॉलिसी क्या है कि जनाब एक कैंपस के अंदर सगे रिश्तेदार जॉब नहीं कर सकते। एक कैंपस के अंदर भाई भाई, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बाप बेटा, ये जॉब नहीं कर सकते। टीचर रखना है तो टीचर रखने से पहले उनका डेमो लेक्चर होगा,
प्रेजेंटेशन होगी, हेड ऑफिस में इन्फॉर्म किया जाएगा, क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, सारा कुछ चेक करने के हम कल इसको यहीं से कंटिन्यू